हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मई 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसको हमने 3 पार्ट में तैयार किया है। तो शुरुआती 1 मई से 8 मई तक के करंट अफेयर्स की अभी हाल फिलहाल में बात करेंगे। और इस करंट अफेयर का सबसे बड़ा सीन ये है कि ये तैयारी अगर आप करते हैं, इन 3 पार्ट्स को कायदे से पढ़ते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में मई की करंट अफेयर से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। और जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे और इन तक पहुंचेंगे तो आपको खुद फील होने लगेगा कि हर चीज़ को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। आपको कोई कैप्सूल नहीं खाने होते हैं ताकि एग्जाम में जाके बहुत अच्छा कराएंगे। प्रॉपरली नॉलेज को गेन करना होता है, टॉपिक को पढ़ना होता है, तब जाके वो पॉसिबिलिटीज होती है कि जिनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनको आप सही से कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया। ये 1 मई की बात है। समुद्र सेतु सेकेंड लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद ये था कि जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद मिल सके। अब बात आती है हम ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था। तो विगत वर्ष भारतीय नौसेना ने वंदे भारत मिशन के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु का शुभारंभ किया था। इंडियन भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने, और मालदीव, श्रीलंका और ईरान के फंसे और परेशान लगभग 3,992 भारतीय नागरिकों को प्रत्यावर्तित किया था, मतलब वापस किया था, जो जहां के थे वहां तक पहुंचाया था। ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कि वंदे भारत मिशन का ही एक अंग था। तो ये 1 मई से संबंधित बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये आपको पता है कि ये कब मनाया जाता है। ये मई दिवस है, 1 मई को मनाया जाता है। ये सबसे पहले 4 मई 1886 को शिकागो में मनाया गया था। भारत में पहला श्रमिक दिवस या मई दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। उत्तरी इजराइल में वार्षिक लाग बियामार त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हजारों अत्यंत रूढ़वादी यहूदियों के बीच भगदड़ होने से कम 44 लोगों की मौत हो गई। यही वही 1 या 2 मई की बात है। तो वार्षिक त्यौहार है लाग बी ओमर त्यौहार, ये उत्तरी इजराइल है। इसको मनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें एक्सपायर हो गए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाग बी ओमर त्यौहार किससे संबंधित है। तो ये उत्तरी इजराइल से संबंधित है या इजराइल से संबंधित है। इजराइल में रब्बी का मकबरा है। तो ये कैसा स्थल है? पवित्र स्थल है। तो ये खबर है। अब इसी खबर से संबंधित करके वो स्टैटिक जीके भी बना सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लग रहा है। तो रब्बी का मकबरा और लाग बी ओमर त्यौहार ये इजराइल से संबंधित है। नेक्स्ट है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की लड़ाई है। एक जगह है उसके लिए वोरुख, ये उत्तरी ताजिकिस्तान में है। ये जगह आप देख रहे होंगे फिगर में, ये है तजाकिस्तान के अंदर नॉर्थ साइड में, उत्तरी तजाकिस्तान में ये जगह है। अगर आप ध्यान दें, वोरुख, वोरुख एक किर्गिस्तान से घिरा हुआ एक अहाता है जो कि सुग क्षेत्र के इस्फारा शहर का हिस्सा है। ये भी याद रखना जरूरी है। किस शहर का हिस्सा है? इस्फारा शहर का हिस्सा है। विवाद छिड़ा हुआ है इसमें, विवादित सीमा पे भारी संघर्ष में 31 लोग मारे गए। तो वो इस तरीके से दे सकते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा वोरख किस शहर का हिस्सा है? इस्फारा शहर का हिस्सा है। ये वोरुख कहाँ पड़ता है? किर्गिस्तान में पड़ता है कि ताजिकिस्तान में पड़ता है? तो पड़ता ताजिकिस्तान में है कि किर्गिस्तान में? ध्यान से देखिए, उत्तरी ताजिकिस्तान में है, किर्गिस्तान से घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। अब किर्गिस्तान कहता मेरी है जगह, ताजिकिस्तान कहता मेरी जगह है, तो इसी बात पे विवादित सीमा पे झगड़ा हो रहा है। याद रखिएगा, जो वोरुख है वो हिस्सा ताजिकिस्तान का है, न कि किर्गिस्तान का है, बस किर्गिस्तान से घिरा हुआ है। अगली जो करंट अफेयर थी वो ये थी कि 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, विंडो 1 की घोषणा की सालगिरह के उपलक्ष्य में। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक की भलाई के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, ऐसी इंफॉर्मेशन मत दीजिए जिससे पब्लिक की भलाई ना हो, पब्लिक में डर, भय, हिंसा आदि का भाव जनरेट ना हो। इस तरीके की प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर थीम बनाई गई थी। G7 या ग्रुप ऑफ 7 से संबंधित एक बैठक हुई थी, उसी से संबंधित कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। ग्रुप ऑफ 7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 1997 में रूस द्वारा मूल 7 में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। बाद में 2014 में रूस ने सदस्य के रूप में निष्कासित किए जाने के बाद समूह को फिर से G7 कहा जाने लगा। यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र का राज्य हरण कर लिया था रूस ने, तो इस वजह से
8 से रूस को निष्कासित कर दिया गया और वो फिर से G7 हो गया। 7 कंट्रीज हैं, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत इसका सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक के एथलीटों को मैदान पर, मंच पर और समारोहों के दौरान विरोध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईओसी का नियम 50 ओलंपिक क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रदर्शन या राजनीतिक, धार्मिक या नस्ली प्रचार के लिए मनाही करता है। होता क्या है, एथलीट्स मैदान पर भिड़ ना जाएं, एक दूसरे से गाली गलौज ना करें, जैसे बहुत बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाता, बहुत सारे दर्शक देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर खुद देखते हैं। तो इस तरीके की टीका टिप्पणी और आगे चल के हिंसा के रूप में परिवर्तित ना हो। एक दो केसेज ऐसे हो चुके हैं जिसमें लोगों ने जान गंवानी पड़ी एथलीट्स को। तो इसकी वजह से जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका नियम 50 जो है जारी रहेगा, वो बंद नहीं होगा, जिसके तहत प्रदर्शन या राजनीतिक, धार्मिक या नस्ली प्रचार, इस तरीके का विरोध भाव आप नहीं रख सकते। तो ये पूछा जा सकता है कि मैदान पर ओलंपिक जो एथलीट होते हैं वो इस तरीके के उत्पात न मचाएं, तो उसके लिए आईओसी का कौन सा नियम लागू होता है? नियम 43, नियम 44, नियम 45, इस तरीके से ऑप्शन देके क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मई की। एक करंट अफेयर ये भी है कि सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने रविवार 2 मई 2021 को वर्चुअल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन से संबंधित नामी गिरामी पर्सन थे, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ये जो संस्थान है ये भी अपने आप में जाना माना संस्थान। ये पूछा जा सकता है कि सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। नॉर्मली आप फिल्म को मुंबई से संबद्ध कर सकते हैं, बेंगलुरु से संबद्ध कर सकते हो। एक्चुअली में ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित एक फिल्म और टेलीविजन संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है। तो याद रखिएगा, सत्यजीत रे से संबंधित ये फैक्ट्स हो गए। 2 मई को वर्चुअल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, इंडेक्स जो सूचकांक है, जितने सूचकांक है उनकी 2019 में, 2020 में, 2021 में क्या रैंक आई है, सूचकांक कौन जारी करता है, टॉप रैंक कौन सी है, सबसे खराब रैंक किसकी है, भारत की रैंकिंग क्या है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो संभवतः रात को 9 बजे तक आपके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की। इबोला एक तरीके का वायरस है। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, इसने बताया कि हमारे यहाँ इबोला पे काबू पा लिया गया है, इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं कि अभी ऐसा यहाँ पे इबोला वायरस टाइप का कुछ नहीं। इबोला वायरस कुछ नहीं, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। इससे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। वायरस परिवार फ्लूविरिडी में 3 जेनेरा शामिल हैं। 3 जेनेरा मतलब 3 टाइप के वायरस हैं। एक क्यूवेवे वायरस है, एक मारबर्ग वायरस है, एक इबोला वायरस है। जीनस इबोला वायरस के भीतर 5 प्रजातियों की पहचान की गई है: जैरे, बुंडीबुग्यो, सूडान, रेस्टन और ताई फॉरेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटे एग्जाम पीसीएस, लोअर पीसीएस या पेट जैसे एग्जाम में उनकी बात करें तो यही पूछा जा सकता है, इबोला के वायरस के प्रकोप के अंत की घोषणा किस देश ने की है। लेकिन अगर यूपीएससी में पूछा जा सकता है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्यूए वायरस, मारबर्ग वायरस, इबोला वायरस किस प्रजाति से संबंधित है। इबोला वायरस तो इबोला वायरस प्रजाति से ही संबंधित है। इबोला वायरस के भीतर कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो जैरे, बुंडीबुग्यो, सूडान, रेस्टन और ताई फॉरेस्ट हैं। ये नाम सुनने में अजीब लग रहे हैं, बट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अपनी जगह साधारण है। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनमें एक ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि राज्यपाल जगमोहन जी का निधन हुआ है। वो 94 ईयर्स के थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा, जो कि जगमोहन के उपनाम से जाने जाते थे, एक पूर्व भारतीय सिविल सेवक और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राजनीतिज्ञ थे। उन्हें एक बार राज्यसभा के लिए नामित किया गया और उन्होंने 3 बार लोकसभा में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया, मतलब लोकसभा में चुने गए एज ए सांसद गए नई दिल्ली की तरफ से। उन्हें 1971 में पद्मश्री, 77 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें सबसे छोटा पुरस्कार पद्मश्री होता है, फिर पद्म भूषण होता है और उससे बड़ा पद्म विभूषण, और इसके बाद भारत रत्न ही होता है। अगर पुरस्कारों के कैडर की बात की जाए कि किसमें कितनी वैल्यू है, वैसे तो हर पुरस्कार अपने आप में एक वैल्यू रखता है। और जगमोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो हमने एक हीरा खो दिया राजनीति क्षेत्र का, जो 94 वर्ष के थे और वो राज्यपाल भी रहे, जम्मू कश्मीर के 5वें राज्यपाल रहे थे। अगली अगर बात करें
निधन की जिसमें भारत ने खोया है अगर किसी को, तो प्रसिद्ध सितार वादक देबू चौधरी का निधन हुआ, कोविड-19 के कारण ही हुआ। पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी एक भारतीय सितार वादक और शिक्षक थे। उन्होंने 8 नए रागों की रचना की, विश्वेश्वरी, पलाश, सारंग, अनुरंजनी, आशिकी, ललित, स्वानंदेश्वरी, कल्याणी, बिलावल, शिव मंजरी, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट आपसे, अपनी पत्नी मंजू की याद में उन्होंने प्रभाती मंजरी नाम के राग की रचना की। अगर बात की जाए इन्होंने पुस्तकें कौन सी लिखी हैं, तो इन्होंने भारतीय संगीत पे 3 पुस्तक लिखी हैं, सितार और इट्स टेक्निक, म्यूजिक ऑफ इंडिया एंड ऑन इंडियन म्यूजिक, ये 3 किताबें लिखी हैं। मुश्ताक अली खान के शिष्य थे और इनकी याद में उन्होंने एक केंद्र भी बनवाया है उमाक नाम से। आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनी टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने पहली ब्लो अवे आकाशगंगा को देखा है, जिसमें उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश को उजागर करने के लिए हाइड्रोजन बादल मिट गए हैं। यह खोज ब्रह्मांड के री आयनाइजेशन की पहेली को सुलझाने के लिए एक सुराग दे सकती है। ये इसका पिक्चर है जो नासा ने जारी किया है। पार्क्स 186 नामक आकाशगंगा इतनी छोटी है कि यह मिल्की वे के अंदर फिट हो सकती है। जेमिनी वेधशाला एक खगोलीय वेधशाला है जिसमें 2 8.1 मीटर दूरबीन जेमिनी नॉर्थ और जेमिनी साउथ शामिल हैं, जो क्रमशः हवाई और चिली में 2 अलग-अलग साइटों पर स्थित है। जेमिनी टेलीस्कोप का बेसिकली यूज जो होता है वो इन्हीं आकाश गंगाओं को देखने के लिए किया जाता है, और वो आकाश गंगाएं डिफरेंट अपने रिएक्शंस क्रिएट करती हैं। कई उसमें से कुछ चीज़ें, चिंगारी निकलती है, विस्फोट होने की संभावना होती है, तो उन सब एक तरीके से ये अंतरिक्ष संबंधी जो चीज़ें हैं उनके वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं, पिक्चर्स आती हैं, अलग अलग पिक्चर्स आती हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पार्क्स 186 आकाशगंगा अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ब्लो अवे आकाशगंगा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए नया ढांचा जारी किया, जो कि स्वामित्व योजना के राष्ट्रव्यापी रोल आउट को चिन्हित करना है। यहाँ स्वामित्व योजना जो है बहुत चर्चा में रही थी उस समय। स्वामित्व योजना का बेसिक अर्थ ये था कि आपकी कोई जगह है और उसको पता नहीं है कि वो आपकी जगह है कि नहीं है, वो मेंशन नहीं है, रजिस्टर्ड आप उसके मालिक नहीं है। ऐसी शहर में तो कम, गांव में बहुत ज़्यादा जगह हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, पहले के ज़माने में राजा लोगों ने ज़मीनें दे दी, घर दे दिए, दान दे दिए, उन्हीं पर लोग रहने लगे, उसी को अपना घर बताने लगे। डाकिया आता है घर में, डाक देकर चला जाता है, लेकिन लिखित तौर पर चीज़ें नहीं हैं। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण और कोर नेटवर्क का उपयोग करके भारत में ग्रामीण में बसे हुए क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है, जो 5 सेंटीमीटर की मैपिंग सटीकता प्रदान करता है। मैपिंग का मतलब स्केलिंग होती है। यहाँ पे अगर आपकी 50 मीटर लंबी चीज़ है तो वो जाकर मैप होकर ऊपर 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके की स्केलिंग के थ्रू ड्रोन अपना सब नाप कर वो प्रोवाइड करता है डाटा, जो भारत सरकार करना चाह रही है। अब हर घर को सही से समझने के लिए ये ड्रोन इज़ द बेस्ट वे टू कैलकुलेट। पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय। पूछा भी जा सकता है स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी, तो पंचायती राज मंत्रालय के अंदर काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 100वां 12,000 HP वैग 12B लोकोमोटिव शामिल किया है। 60-100 नंबर के साथ लोको का नाम वैग 12B है। लोकोमोटिव का निर्माण मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये लोकोमोटिव डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कोयला गाड़ियों की आवाजाही के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला 12,000 HP मेड इन इंडिया लोकोमोटिव 18/5/2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया गया था। 18/5 का मतलब हो गया 18 मई 2020 को। आगे बढ़ते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तालिबान ने कंधार में महीनों की भीषण लड़ाई के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दहला बांध पर कब्जा कर लिया है। दहला बांध की पिक्चर है और ये जगह है जहां पे दहला बांध है अफगानिस्तान में। इसे अरगंडाब बांध भी कहा जाता है क्योंकि ये अरगंडाब नदी पर बना हुआ है। अफगानिस्तान में कंधार प्रांत के सावली कोट जिले में स्थित है। 1952 में निर्मित इसे अफगानिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। तालिबान ने यहाँ सीना अपनी बिछा रखी और फाइनली जाकर कब्जा कर लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। कोविड-19 के कारण आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख अजीत सिंह का निधन हो गया। अजीत सिंह कौन थे?
अजीत सिंह थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बेटे। उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में मान्यता प्राप्त एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल, उसके संस्थापक और प्रमुख थे। ये तो इंपॉर्टेंट हो गए। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के दूसरे उछाल का मुकाबला करने के लिए आयुष 64 और कापसुराकुदिनेर का राष्ट्रव्यापी वितरण अभियान शुरू किया। ये कोविड-19 में कहीं ना कहीं लाभकारी प्रतीत हुई हैं। ये 2 दवाएं हैं, आयुष 64, कापसुराकुदिनेर, और इसको बांटा भी गया है राष्ट्रीय स्तर पर। अगली करंट अफेयर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स कंपनी, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसका काम क्या है स्पेस एक्स का? ये एक तरीके से यही मिसाइल और ये इससे रिलेटेड कंपनी है, रॉकेट सेंटर है, यहाँ पे रॉकेट्स भी लॉन्च होते हैं, रॉकेट्स बनाए भी जाते हैं, तो उस हिसाब से है स्पेस एक्स। दक्षिण टेक्सास में अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन की नवीनतम परीक्षण उड़ान के दौरान अपने प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट, जिसका नाम है स्टारशिप SN15 का पहला सफल परीक्षण किया। इसके पहले इसने 4 ऐसे ही रॉकेट और दागे थे, चारों के चारों में विस्फोट हो गया, किसी का सफल परीक्षण नहीं हुआ। स्टारशिप SN15 को खाड़ी तट के साथ टेक्सास के बोका चीका में स्पेस एक्स लॉन्च साइट से उड़ाया गया। पूछा जा सकता है SN15 को किस जगह से उड़ाया गया, तो ये टेक्सास के बोका चीका में लॉन्च किया गया था। यह उड़ान किस वजह से की गई थी? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड, ये एलन शेपर्ड हैं, इनके द्वारा फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से नासा के मरकरी रेड स्टोन रॉकेट से 15 मिनट के सर्व ऑर्बिटल मिशन पर गए पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उनकी 60वीं वर्षगांठ पे ऐसा किया गया, 60th एनिवर्सरी पर ऐसा किया गया। अगला है, भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर विचार विमर्श के लिए तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय वैश्विक मंच की बैठक में 8 से 9 मई भागीदारी की। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भारत ने आर्कटिक क्षेत्र के तीसरे वाले में भागीदारी की, तो पहली 2 बैठकों को क्या नाम दे सकते हैं? ASM, बात समझिए, आर्कटिक साइंस मंत्री स्तर मिनिस्ट्रियल, ऐसे ASM1, ASM2, ये बैठक कब हुई थी? 2016 में यूएसए में, 2018 में जर्मनी में। तो अब कहाँ हो रही? अब हो रही आइसलैंड और जापान द्वारा आयोजित की जा रही संयुक्त रूप से। ये एशिया की पहली मंत्री स्तरीय बैठक। इस वर्ष का विषय क्या है? नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। तो इस तरीके की जो करंट अफेयर्स हम ये बता रहे हैं, ये सब आपके लिए अनजान लगेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में जो करंट अफेयर बताई जाती है वो 1 लाइनर करंट अफेयर्स रोचक होनी चाहिए। कौन किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसको क्या मिला, ये करंट अफेयर्स छुपी हुई करंट अफेयर्स है, और एग्जाम में ऐसी करंट अफेयर्स ही पूछी जाती हैं। क्योंकि ये जितनी मैंने खबरें इंक्लूड की हैं, ये द हिंदू से हैं, इंडियन एक्सप्रेस से हैं, ऑल इंडिया रेडियो से हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से हैं। तो जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ऑल इंडिया रेडियो है, और जो खबरें भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से गहरी हैं, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से गहरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गहरी हैं, वो द हिंदू की है। तो इस हिसाब से ये करंट अफेयर्स को अगर आप छोड़कर वो 1 लाइनर पढ़ते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। हाँ, इसको पढ़ने के बाद फिर वो पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो रही है। तो इस तरीके से ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी डालेंगे, और इस तरीके से प्रिपरेशन करिए और कुछ नोट्स बनाकर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।